बुजुर्गों की अनसुनी पुकार भाग 2। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक बुजुर्ग दंपति की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए जानने के लिए सुनते हैं ये पूरी कहानी। दोस्तों, आपने इसके प्रथम भाग में सुना कि कावेरी देवी जी अपने बारे में मंदिर के पुजारी जी को बता रही थी कि वे आखिर यहाँ कैसे पहुंची। उन्होंने बताया कि इतने कष्ट उठाकर उन्होंने और उनके पति सोहनलाल जी ने तीनों बच्चों रानी, रवि और राघव को पाल पोस कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ ही साथ उनका विवाह कर दिया और गंभीर बीमारी के कारण तथा उम्र के इस पड़ाव पर जब सोहनलाल जी और कावेरी जी को अपने बच्चों के मदद की आवश्यकता है तो बच्चों ने उनके सामने आखिर ये कैसी शर्त रख दी है। कोई कहता है कि यहाँ रहना संभव नहीं है, तो कोई घर छोटा होने के कारण माता पिता को अलग अलग रखने पर तुला हुआ है। परंतु जब यह बात उनकी बेटी रानी को पता चलता है तो छोटा बेटा राघव चौंक कर सफाई देने लगता है। वह कहता है कि अरे नहीं पिताजी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हम लोग तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ अवश्य रख लेता, परंतु मेरा मकान काफ़ी छोटा है, बस इसीलिए बोल रहा था कि माँ रवि के पास रह लेंगी। रवि भैया, अगर आप पिताजी का इलाज कराते हैं तो ज़मीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है? रानी ने पूछा। तो उसके भाई रवि ने कहा, रानी, दरअसल बात यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनकी इलाज पर खर्च कर सकें। बस इसीलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम पिताजी का इलाज करवाना चाहते थे, बस और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं पिताजी। इतना सुनते ही मेरी बेटी रानी अपने भाइयों से बहुत नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ रवि, राघव, कि तुम लोग माँ और पिताजी से नहीं बल्कि उनके दौलत से प्यार करते हो और तुम दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर लेकर जाना चाहते हो। आखिर तुम दोनों इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या तुम लोग कभी भूल कर भी पिताजी की मदद करते हो? कभी तुमने ये जानना चाहा कि ये लोग इस अवस्था में कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आज जब तुम लोगों को अपना फर्ज पूरा करने का समय मिला तो आपके पास इनके इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं। रानी की बातों में पूरी सच्चाई थी। इसी कारण दोनों भाइयों ने अपना सिर झुका लिया, परंतु भाभियां कहाँ चुप रहने वाली थी। तभी छोटी भाभी बोली, अरे रानी दीदी, आपको क्या पता कि बड़े शहर के कितने खर्चे होते हैं? रानी ने कहा, हाँ जी भाभी, आप सच कह रही हैं। वह सब तो नज़र ही आ रहा है ना कि कितना खर्च होता है शहर में। आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के मोटे मोटे जेवरों को देखकर रानी की बात सुनते ही मेरी बड़ी बहू आग बबूला होकर बोली, वाह दीदी वाह, अब हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, अच्छे गहने भी नहीं पहन सकते। क्या हम लोग, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना जली कटी हम लोगों को सुना रही हैं? क्या आपको यह सब शोभा देता है दीदी? अपनी भाभी की बात सुनकर रानी बोली, भाभी, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकती हैं और अपने बच्चों को शहर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने और लंबी लंबी फीस भर सकती हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज पर पैसे नहीं लगा सकती हैं? भाभी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार आप लोगों पर ही उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। रानी दीदी,
अगर आप इलाज ही करवाना चाहती हैं तो करवाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाइयों ने बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए बेशर्मी से कहा। तो रानी बोली, तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं कराना चाहते तो मैं पिताजी को ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकती हूँ। जब आप लोगों को ही कोई चिंता नहीं, कोई समाज का डर नहीं, तो मैं पिताजी को इलाज करवाने के लिए अपने साथ अवश्य ले जाऊंगी। लेकिन याद रहे, अब इस घर में बंटवारे की बात आगे से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी दोनों भाई बेशर्मी से ठहाके लगाने लगे और बोले कि लो जी लो, आ ही गई ना असली मुद्दे की बात। पर हमें तो पहले से ही मालूम था कि रानी दीदी को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसीलिए ये सब नाटक कर रही हैं। ये तो बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात ही इसलिए कर रही हैं। लेकिन ननद जी, याद रहे, हिस्सा तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं होने देंगे। अपनी भाभीयों के मुंह से ऐसी शर्मिंदगी भरी बातें सुनकर रानी का मुंह तो हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। रानी को यह सुनकर क्रोध तो बहुत आ रहा था, परंतु उसने अपने गुस्से को पी लिया। ऐसा नहीं था कि रानी उसे जवाब नहीं देना चाहती थी, परंतु अगर वह जवाब देती तो फिर झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। यह सोचकर वह चुप रह गई और बहस करना उचित नहीं लगा उसे। और रानी ने अपने पिता से कहा कि ऐसा है माँ, पिताजी, मैं अब और ज़्यादा बहस नहीं चाहती हूँ। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं करवाऊंगी पिताजी का इलाज। वैसे भी हम लोग अकेले ही तो रहते हैं। इनके माताजी पिताजी तो अब रहे नहीं, तो अब से आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरी बेटी रानी की बात सुनकर मेरे पति यह सोचने लगे कि मैंने बेटों के जितना इसको बचपन से आज तक इतना प्यार भी नहीं दिया। हमेशा इसको अपने बेटों से कमतर चाहा। आज वही बेटी मेरी बेटों से बढ़कर मेरे लिए खड़ी है। मन ही मन वे रानी को ढेरों आशीर्वाद से नवाजते हुए सोचते जा रहे थे कि मेरे पूरे गांव में लोग यही कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है। इंसान के ऊपर चाहे सुख आए या दुख, हमेशा बेटे ही काम आते हैं। हाय, कैसी मानसिकता है हमारे समाज की। देखो तो। कि तभी रवि ने आवाज लगाई, अरे पिताजी, क्या सोच रहे हैं? आप लोगों का ये नाटक खत्म हो गया हो तो हमें जाना भी है। अब हम यहाँ और ज़्यादा समय नहीं रुक पाएंगे। अब सब कुछ आपके ऊपर ही है। आखिर आप बताएंगे भी कि क्या आपने क्या निर्णय लिया है। मेरे पति और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रहे थे कि तभी मेरे पति ने अपने आप को संभालते हुए दुखी मन से बोले, बेटा, आज मुझे तुम लोगों को इतना पढ़ाने लिखाने पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से बिना अपना कीमती समय गंवाए हुए चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खून की उल्टी के साथ ही भयंकर पेट दर्द होने लगा और वे हाँफते हुए बोले, जाते जाते मेरी एक बात कान खोलकर और सुन लो कि लौट कर कभी वापस यहाँ मत आना। ये समझ लेना कि आज से तुम लोगों के लिए तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। मेरे पति की ऐसी हालत देखकर भी पुजारी जी, मेरे दोनों बेटों को तरस नहीं आया और गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गए। कहते हुए कावेरी जी जोर जोर से रोने लगी और फिर उन्होंने आगे बताया, लेकिन अपने पिता को खून की उल्टी करते देख मेरी बेटी रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने जैसे तैसे मेरे पति को मनाकर उन्हें अपने शहर ले आई, परंतु मैं उसके साथ न जा सकी क्योंकि मुझे अपने गांव के मकान और पशुओं की देखभाल करनी थी। इसलिए मुझे गांव में ही रुकना पड़ा। परंतु मेरे पति को अपनी बेटी रानी के घर जाते हुए बहुत ज़्यादा संकोच हो रहा था
कि आखिर लोग क्या कहेंगे और तो और दामाद जी क्या सोचेंगे। लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हमारे दामाद दामोदर जी ने तो उनके लिए खाना भी तैयार करके रखा हुआ था। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि पिताजी, आप किसी बात की चिंता अब बिल्कुल भी ना करें। आखिर मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ, इसलिए मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और कल सुबह ही आपको दिखाने के लिए हम चलेंगे। अपने दामाद से यह बातें सुनकर मेरे पति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन मेरी बेटी और दामाद मेरे पति को लेकर डॉक्टर के पास गए। सारी जांच और चेकअप के बाद डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और बेटी दामाद को बात करने के लिए अंदर बुलाया। और डॉक्टर ने दोनों पर नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तो रानी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बताया कि आपके पिता के पेट में अल्सर है। मैंने उनके लिए हाई डोज मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद अब तो ना के बराबर ही है। बाकी ईश्वर की मर्जी। यह बात सुनकर वे दोनों घबरा गए। दोनों आंखों में आंसू लिए घर लौटे तो रानी को मेरे पति ने बताया कि बेटा, मुझे सब मालूम है कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण अपने घर में ही निकलें, परंतु बेटा, मरने के बाद भी मुझे ऐसी औलादों को पैदा करने पर पछतावा ही रहेगा। रानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता के प्राणों की रक्षा कैसे करे। वह अपने पिता की गोद में अपना सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बेटी दामाद मेरे पति को लेकर मेरे पास गांव वापस आ गए। बेटी और दामाद ने वही मेरे पास गांव में रहकर मेरे पति की तन, मन और धन से सेवा करने लगे। और एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब मेरे दामाद दामोदर जी ने उन्हें अस्पताल लेकर जाने लगे, तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। रानी ने दुखी मन से दोनों भाइयों को खबर कर दी। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर पिता की अंतिम क्रिया कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं था। रानी मुझे अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने उसे मना कर दिया कि नहीं, माँ हमारे साथ ही जाएंगी। उनकी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो दोनों बेटे मुझे लेकर आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन केवल प्रॉपर्टी के लालच में वे मुझे अपने साथ शहर ले गए। रवि और राघव ने यह तय किया कि माँ को 3-3 महीने अपने पास रखा करेंगे, जबकि मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं अपने पति के कातिलों के साथ रहूं, परंतु मजबूरी जो न करवाए कम है। अपने बेटे रवि के घर आने के बाद उसने मुझे बहुत अच्छे से रखा, यहाँ तक कि बहू भी मेरी खूब सेवा करती थी और मेरे पोता पोता भी मेरे साथ ढेर सारी बातें किया करते थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद से रवि और राघव दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम कराने के लिए भाग दौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपने मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने मेरी बेटी रानी के नाम पर करवाया था और बाकी का हिस्सा मेरे नाम पर ही था। इसकी जानकारी मिलते ही मेरे बेटों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। 1/3 हिस्सा तो अब रानी के पास जा ही चुका था, लेकिन बाकी की जायदाद हासिल करने के लिए मेरे दोनों बेटों ने चाल चलनी शुरू कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता और बताते हुए शर्म भी आती है पुजारी जी कि एक दिन राघव, जो मेरा छोटा बेटा है, वो मेरे बड़े बेटे रवि के घर आया और दोनों कहने लगे कि माँ, हम दोनों भाई ने मिलकर आपके नाम पर ज़मीन ले रहे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ
कचहरी चलना पड़ेगा। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम मेरे पति की मृत्यु के बाद ही सही इन्हें अकल तो आई। पर मुझे क्या पता था कि इनकी मीठी मीठी बातों का मतलब ही कुछ और होगा। मैंने पूछा कि बेटा, कचहरी क्यों चलना है मुझे? उन्होंने बताया कि माँ, जमीन आपके नाम पर ले रहा हूँ तो कागजों पर अंगूठा भी तो आपको ही लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए। मैं खुशी खुशी उनके साथ चल दी और उन्होंने उस दिन अंगूठा क्या लगवाया, उस दिन के बाद से मेरी तो दुर्गति होनी प्रारंभ हो गई। एक दिन रवि ने मुझसे कहा कि माँ, आप सारा दिन अकेली बैठी रहती हैं, बोर हो जाती होंगी, तो आप अपनी बहू के काम में थोड़ा हाथ बटा दिया कीजिए, क्योंकि आपकी बहू पेट से है। बहू ने भी कहा, हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, मुझसे भी अब इतना काम नहीं हो पाता, तो अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दिया करें तो। मुझे सुनकर आश्चर्य और खुशी दोनों हुआ। मैंने सोचा कि बच्चे कह तो सही रहे हैं, आखिर ऐसे समय में वे कोई बाहर वालों से तो मदद मांगेंगे नहीं। मैंने भी सुनकर हाँ कर दी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम मुझ पर ही डाल दिया। कभी कोई बहाना बनाकर तो कभी कोई बहाना बनाकर घर के सारे काम मुझसे ही करवाया करती। पर एक दिन मैं सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी कि तभी न जाने कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी, जिसके कारण मुझे बहुत चोट आई। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी तो रवि ने पूछा कि डॉक्टर साहब, इस पर लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? तो डॉक्टर ने बताया कि इस पर लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसलिए रवि बिना इलाज करवाए ही मुझे वापस घर लेकर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मैं तो अपने आप खाट से उठ भी नहीं सकती थी। अब तो बहू मुझे देख देख कर चिढ़ने लगी और मुझे 2 दिन भी नहीं रखा। अपनी पत्नी के कहने पर रवि ने मुझे राघव के घर छोड़ दिया। मैं सोचने लगी कि जिन बच्चों की खातिर मैं रात रात भर जागी, वही बच्चे आज मेरा सहारा बनने के बजाय मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन पुजारी जी, समस्याएं यहाँ भी खत्म नहीं हुई। यहाँ भी अब वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। यह बहू तो उस वाली बहू से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा होने लगा कि 3 महीने बोलकर वे लोग 2 महीने में ही कैसे छोड़ गए। आप तो खुद अपनी नौकरी पर चले जाते हो, परंतु इस बुढ़िया की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है ना। वह तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हैं और बैठे बैठे इतनी गंदगी करती हैं कि पूरे घर में बदबू फैल जाती है। आप रानी दीदी से कहिए ना कि आकर अपनी माँ को यहाँ से ले जाएं। अब मैं और नहीं संभाल सकती इनको। कि तभी राघव चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? उसे पता नहीं चल जाएगा कि इनकी सारी जायदाद हमने अपने नाम करवा ली है? सारी रिश्तेदारी में हमारी थू थू करवाओगी क्या? अगर किसी को पता चल गया तो हमारी नाक ही कट जाएगी। पुजारी जी, यह सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर मेरे बेटे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मुझ में कुछ भी सुनने की शक्ति नहीं बची कि बाद में उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। मुझे कुछ पता नहीं। अगले दिन सुबह राघव ने कहा कि माँ, आप घर में रहकर बोर हो गई होंगी, तो चलिए ना, आपको कहीं घुमा कर लाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी पुजारी जी कि सच क्या है, जो मैंने रात को सुना था वो, या फिर यह। राघव और उसकी पत्नी ने मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर मंदिर के दर्शन करवाने के बाद मुझे यहीं पर बिठाकर प्रसाद लाने के लिए बोलकर मुझे यहीं पर भूखी प्यासी छोड़ गए। आगे तो आपको सब पता ही है। यह सब बातें कावेरी जी से सुनकर पुजारी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कावेरी जी को सांत्वना दी। सुबह होने पर
पुजारी जी ने उन्हें पुलिस चौकी फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया। तो कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले तथा मीडिया वाले भी आ गए और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उसे बूढ़ी माँ को देखकर उनका फ़ोटो खींचकर मैगज़ीन के मुख्य पृष्ठ पर छाप दिया और साथ में यह हेडलाइन भी छापा कि लावारिस हालत में मिली एक वृद्ध महिला। पुलिस वालों ने कावेरी जी को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। कावेरी जी से उनके बेटों का पता लेकर पुलिस वाले उनके घर पहुंचे तो पता चला कि घर पर कोई नहीं है, वहां पर ताला लगा हुआ था। लगभग 1 सप्ताह के बाद रानी जब पुस्तक की दुकान पर कुछ लेने गई, तब उसकी निगाह एक मैगजीन पर पड़ी, जिस पर अपनी माँ की फोटो देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने मैगजीन उठाया और जब खबर पढ़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि इस हद तक गिर जाएंगे। उनका मन कर रहा था कि अभी अपने भाइयों से मिलें और 2-2 थप्पड़ लगाकर पूछें कि क्या बढ़िया इनाम दिया है माँ के संघर्षों का, उनके उपकारों का। वह रोती हुई वहीं से उसी समय अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें बुलाकर तुरंत ही अपनी माँ से मिलने के लिए चली गई। पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उनकी माँ को एक वृद्धाश्रम में रखा गया है। रानी भागती हुई अपनी माँ के पास पहुंची तो माँ और पुलिस वालों के पूछने पर रानी ने बताया कि यह करतूत उनके दोनों भाइयों की है। वह एक मैगजीन में खबर पढ़कर ही यहाँ पहुंची है। उसके बाद रानी अपनी माँ को अपने साथ अपने घर लेकर आई। अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैंने अपने भाइयों के हवाले उन्हें अपनी घर लाकर। रानी ने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन बेटों की ऐसी करतूत के कारण माँ की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी माँ की तबीयत सुधरने ही नहीं रही थी और कुछ महीनों के बाद ही अफसोस के कारण कावेरी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वे इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। अब तो रानी का रो रो कर बुरा हाल था। दामोदर जी ने बड़ी मुश्किलों से रानी को संभाला। यही कोई रात के 1 बजे रहे होंगे जब रानी ने अपने भाई रवि को फ़ोन किया। इस समय फ़ोन की घंटी बज रही थी। रवि ने आश्चर्य से फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं रानी बोल रही हूँ। माँ अब नहीं रही। कल दोपहर 3 बजे उनका संस्कार करना है। राघव को भी बता देना। और हाँ, अगर तुम लोग नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। उनका दाह संस्कार भी मैं ही कर दूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर रानी ने फ़ोन रख दिया। इधर रवि के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर गया और वह सोचने लगा कि आखिर माँ रानी के पास कैसे पहुंची। उसने अपने भाई को फ़ोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पछतावा और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव थे कि वे अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाएंगे और कैसे समाज वालों के सामने अपना कैसा मुंह लेकर जाएंगे। इसी शर्मिंदगी के कारण वे माँ की शव यात्रा में शामिल नहीं हुए। इधर रवि और उसकी पत्नी गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ को मुखाग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों ने दोनों बेटों के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण तथा अपने बेटों से लगाई गई आशा के पूरा न होने के कारण ही उन दोनों की मृत्यु हुई, जिसका रानी को बहुत दुख था। इसलिए पिता की जायदाद में से
मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा मिला उसी पैसे से गांव में वह अस्पताल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान देकर तन, मन और धन से उसकी सहायता करके सफलतापूर्वक गांव में अस्पताल खुलवाया गया, जहां कोई गरीब मुफ्त में ही या कम पैसों में ही इलाज करवा सके। किसी के इंतजार में वह मौत को गले न लगाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में बेटियां ऐसी ही होती हैं? आज की बेटियां ही दूसरे घर की बहुएं हैं, तो विचार अलग अलग क्यों? क्यों बहुएं बेटी के जैसे नहीं सोच सकती? क्यों सास ससुर माता पिता की तरह नहीं बन सकते? मित्रों, आज मैं आपको लाइक, कमेंट्स और शेयर या सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे बिना कहे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। आपने यदि इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो मित्रों अवश्य सुनिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।